हम लोग देख रहे हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेडिंग बना लें आप, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं एग्जाम में। अब देखो, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमने लिखा है लेट ए जनरल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। A प्लस बी गिविंग राइज टू प्रोडक्ट्स। देखो कैपिटल A एंड B रिएक्टेंट है, ये पहले भी आप ले चुके हैं, आपको मालूम है कैपिटल A एंड B रिएक्टेंट है। स्मॉल a एंड b क्या है? एक बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ होगा 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है। स्मॉल a एंड b स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जबकि कैपिटल A एंड B रिएक्टेंट्स हैं। तो देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर बात रेट लॉ की करो तो अब रेट लॉ के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of concentration of reactants raised to their sum power which is experimentally determined। फिर से समझ लो, according to rate law the rate of reaction is directly proportional to product of concentration of reactants raised to the sum power, यानी ये अल्फा और बीटा जो पावर है, सम पावर which is experimentally determined, यानी जो ये पावर है अल्फा और बीटा ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ठीक है। यानी रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, फिर से समझ लो, रेट लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के, और जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, ठीक है, उसके ऊपर पावर लगा होता है, और ये जो पावर होता है अल्फा और बीटा ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये अल्फा और बीटा, इस अल्फा और बीटा, देखो ये जो अल्फा है और बीटा है, ये अल्फा और बीटा एक जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए रिएक्टेंट का, यानी स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कैपिटल ए रिएक्टेंट का, इसके इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही बीटा ये स्मॉल बी यानी कैपिटल बी जो रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल बी, इसके इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इक्वल होगा या नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटली। तो रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, याद रखना। यहाँ लिखे हैं हम रेट इक्वेशन, इसको रेट इक्वेशन कहते हो, और ये बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। यहाँ के है, देखो के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसको आप बोलते हो रेट कांस्टेंट। क्या पढ़ते हो इसको? रेट कांस्टेंट या स्पीड कांस्टेंट, या इसी को आप कहते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अगर के का वैल्यू अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, के का वैल्यू अगर ज्यादा है किसी रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। किसी खास टेम्परेचर पर, यानी अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तो किसी खास टेम्परेचर पर, ठीक है, याद रखना हमेशा, किसी खास टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन के लिए के का वैल्यू फिक्स होता है। अगर किसी रिएक्शन में एक टेम्परेचर, प्रत्येक रिएक्शन के लिए एक डिफाइंड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर के का वैल्यू फिक्स होता है, यानी एक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू फिक्स रहता है अगर टेम्परेचर को नहीं बदला जाए। अगर टेम्परेचर जब चेंज होगा रिएक्शन में तो के का भी वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? जनरली किसी एक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? के क्या है?
रेट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट इसे आप कहते हो, ठीक है। यही रेट लॉ होता है। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया बात है बताने जा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर देखो, अगर फिर से देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, जो सम ऑफ, देखो सम ऑफ द पावर्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म in rate equation of a chemical reaction is called as order of reaction। क्लियर हो गया। अब देखो आप यहाँ यही अल्फा प्लस बीटा यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अल्फा प्लस बीटा, और आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बोथ आर, अल्फा प्लस बीटा बोथ आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। बात समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, यानी ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी किसी रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से डिटरमाइन हो सकता है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली इसको डिटरमाइन हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि न्यूमेरिकल में कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं, न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, उस डाटा से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप प्रैक्टिकल डाटा से निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो वो भी प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट करेंगे वो भी 100% प्रैक्टिकल डाटा से ही निकल कर आता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये दिमाग में बैठा लीजिए, यह थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर हो गया। आप लिख लेंगे नोट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन can only be determined experimentally, experimentally। फुल स्टॉप के बाद फिर लिखेंगे but it cannot be determined theoretically। क्लियर हो गया। अब देखिए रेट कांस्टेंट को थोड़ा डिफाइन करते हैं। रेट कांस्टेंट का अभी कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बताया है कि किसी रिएक्शन के लिए किसी दिए हुए टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन में तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर का वैल्यू आप चेंज करेंगे। क्लियर। जनरली एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अक्रॉस द रिएक्शन फिक्स होता है, ठीक है। जब तक रिएक्शन कंप्लीट होता है एक फिक्स रेट कांस्टेंट का वैल्यू आता है, ठीक है। आप क्लियर हो गए। अब रेट कांस्टेंट देखो, अगर आप रेट लॉ से बात करें, फ्रॉम रेट लॉ या रेट इक्वेशन, अगर रेट इक्वेशन से आप देखते हो, अभी हमने लिखा था रेट के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, ये हमने लिखा था, ठीक है। के ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा, ये हमने लिखा हुआ है अभी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 मोल पर लीटर,
and concentration of B equal to 1 mole per liter also. ठीक है, अगर 1 मोल पर लीटर दोनों का कंसंट्रेशन मिल जाए तब जरा देखो, देन रेट को आप स्मॉल आर से इंडिकेट करते हो, ठीक है। रेट इक्वल टू के, देख लो तो रेट इक्वल टू के हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब ये डिफाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जल्दी से इतना लिखिए और लिखने के बाद इसका मैं डेफिनेशन डिक्टेट कराता हूँ, मैं बोलूंगा, आप लिखोगे, जल्दी करो। हो गया, लिख लिया आपने। अब लिखोगे यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ये 12th में आता है भाई, डिफाइन रेट कांस्टेंट, ठीक है। लिखोगे रेट कांस्टेंट may be defined as, rate constant may be defined as, rate constant may be defined as, rate constant may be defined as the rate of reaction, the rate of reaction when molar concentration of reactants, when molar concentration of reactants is taken as unity, when molar concentration of reactants is taken as unity, यानी जब यूनिट मोलर कंसंट्रेशन आप लें, यानी 1 मोल पर लीटर जब आप लेंगे तो जो रेट आएगा वही दैट विल बिकम रेट कांस्टेंट, वही क्या हो जाएगा, आपको रेट कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको समझाया है रेट कांस्टेंट का। इसके बाद देखो, अभी हमने बताया आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी हमने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के बेसिस पे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकते हैं, वेरी स्लो हो सकते हैं और मॉडरेट रिएक्शन हो सकते हैं। यानी हमने पढ़ा था वेरी फास्ट रिएक्शन जो आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन हमने पढ़ा था, उसमें 2 एग्जाम्पल हमने बताया था। मॉडरेट रिएक्शन में आपको जो पूछा जाता है अक्सर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर, और उसके बाद हमने बताया था एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज का जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे, यानी सुक्रोज पर जब आप पानी डालेंगे, यानी सुक्रोज पे जब आप पानी डालेंगे, और कैसा पानी, एसिड के प्रेजेंस में जब सुक्रोज पे वाटर डालेंगे आप, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्लियर, ये मॉडरेट रिएक्शन है। और वेरी स्लो रिएक्शन हमने बताया था आपको, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है बहुत ईयर्स ले लेता है टाइम, ठीक है, मंथ्स और ईयर्स, तो बहुत वेरी स्लो रिएक्शन है, ये हमने बताया है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर भी कई तरह के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी इन फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी होते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमारा जो सिलेबस है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे जहाँ हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा सेकेंड ऑर्डर, ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी सेकेंड, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन हमें जो पढ़ना है डिटेल में वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। बात समझ में आया? तो ऑर्डर के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो सकते हैं, सेकेंड हो सकते हैं, थर्ड ऑर्डर हो सकते हैं, और फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी रिएक्शन है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं। क्लियर हो गया? तो
टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप जानते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे में अगर आप लेंगे तो ये अगर रिएक्शन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा H2Cl2 रिएक्ट करके लाइट के प्रेजेंस में आप बनाता है 2HCl। देख लीजिए H2Cl2 reacts in the presence of light to form HCl, ठीक है। ये एक बैलेंस रिएक्शन हमने लिखा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? तो जीरो। आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? बाबू ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया, आप भी इसको जानिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ये भी रिएक्शन आप एक और ले सकते हैं। अगर आप मीथेन और Cl2 डालते हैं H न्यू के प्रेजेंस में, तो ये बनता है CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है, ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नंबर ऑफ रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे कि कैसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो आता है, वो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं प्रैक्टिकल डाटा जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसके आधार पे। लेकिन अगर ये रिएक्शन आ जाए, कभी कभी क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये रिएक्शन लिखा रहेगा, कहेगा द रिएक्शन मे बी ऑफ, पहला ऑप्शन में रहेगा जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑप्शन में रहेगा फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑप्शन में से सेकेंड ऑर्डर, और फोर्थ में लिख देगा नन ऑफ द अबव। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमने बता दिया। ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो सकते हैं, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो, यानी ऑर्डर जब आप डिटरमाइन करें रिएक्शन का प्रैक्टिकली तो वो फर्स्ट आ जाए, तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके भी नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, ठीक है। क्लियर हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखिए। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आप ले लेते हैं इसके एग्जांपल में, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अगर आप अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन यानी इसको जब हीट कीजिएगा अमोनियम नाइट्रेट को, ठीक है, देख लीजिए थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो ये बनता है N2 प्लस यहाँ 2H2 में बैलेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? रेट के कंसंट्रेशन ऑफ NHNO3 का पावर 1, यही रेट लॉ इसका लिखा है, यानी रेट इक्वेशन। इसका भी अगर आप ऊपर में जीरो ऑर्डर का लिखना चाहे रेट इक्वेशन, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ के H2 यहाँ Cl2 पावर 0, ठीक है, दिस इज। इसका भी अगर लिखना हो तो रेट इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे? रेट के CH4 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0, यानी यह रेट ऑफ रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर का मतलब यही हुआ कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन के पावर 0 पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है 0 पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि इसमें इस रिएक्शन का जो रेट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? इसका ऑर्डर फर्स्ट है, ये नोन है ऑलरेडी प्रैक्टिकली कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो कैसे नोन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है
अमोनियम नाइट्रेट के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसका मतलब यही हुआ। क्लियर हो गया? ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं SO2Cl2, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हम देखेंगे SO2Cl2 का थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और Cl2 गैस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसका भी रेट हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन K यानी रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन SO2Cl2, इसके भी पावर 1 पे डिपेंड करता है। क्लियर होगी? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही मतलब होता है जितने रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, जितने रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, क्लास 12 में पूछा जाता है, एक बार AIEEE में भी पूछा था। जितने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव जितने रिएक्शंस होते हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल हैं। ऑल द रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस और रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फिर से समझ लें आप, ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस और रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो पूछे हुए हैं इसके। देखो बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। ये इथीन है, इथीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं आप, यानी इथीन पे जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, इसको जब आप हाइड्रोजनेट कराते हैं तो यहाँ पे इथेन बनता है। इथीन को हाइड्रोजनेशन कराते हैं इथीन का तो इथेन बनता है, प्लस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ से रिलीज होता है। HOH का मतलब यहाँ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, यहाँ से रिलीज होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ ये क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये 1 होता है। इथीन के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? एक और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार का, रेडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12th में भी पूछा था और AIEEE में भी पूछा था, ठीक है। रेडियम 88 और यहाँ 226, 88 इसका एटॉमिक नंबर और 226 इसका मास नंबर दिया हुआ है। इससे डिसइंटीग्रेट करा रहा है अल्फा रे। अल्फा रे क्या होता है हमने बताया है, फ्लो ऑफ हीलियम प्लस 2 आयन, ये हीलियम प्लस 2 आयन का फ्लो है, ठीक है। अल्फा रे यानी हीलियम प्लस 2 आयन का फ्लो है, फ्लो ऑफ हीलियम प्लस 2 आयन। तो इससे एक अल्फा रे निकल गया, अल्फा रे, रेडियम से जब एक अल्फा रे निकला तो यहाँ पे रेडन बन जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो जाएगा, 86 हो जाएगा और मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा, 222 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो, रेडियम से जब एक अल्फा रे, रेडियम से जब एक अल्फा रे निकलता है तो ये रेडन बनता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा, यानी 88 है तो यहाँ 86 होगा और मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा, 226 है तो 222 हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन लिखा हुआ था और पूछा था दिस रिएक्शन में फॉलो और 4 ऑप्शन था नीचे में। ए में था 0 ऑर्डर काइनेटिक, बी में था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, सी में था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक और डी में था थर्ड ऑर्डर काइनेटिक। माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज radium is an radioactive element and this is the radioactive disintegration of radium, so this reaction follow first order kinetic. All the radioactive disintegrations follow first order kinetic, आप ध्यान में रखना। सिर्फ यही नहीं, अदर जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगे वो भी फॉलो करेंगे किस चीज को, फर्स्ट ऑर्डर
काइनेटिक्स को, इस बात का आप ध्यान में रखें, इस बात को, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस यानी ऐसे रिएक्शंस जिसका ऑर्डर सेकेंड हो, उसे कहते हैं आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करे उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं आप। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, सोपनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का सोपनिफिकेशन यानी सोप बनना। देखो इथाइल एसीटेट से सोप का बनना बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है। यहाँ इथाइल एसीटेट को जब आप रिएक्शन कराते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी एक्वस NaOH, ठीक है। तो ये सब कुछ रिएक्शंस है जिससे आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहाँ कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आप याद कर लेना, जो कॉमनली कहीं कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए देगा न्यूमेरिकल में, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालें। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालकर उसके एग्जाम्पल में ये सेट किए गए हैं, ठीक है। तो इथाइल एसीटेट में जब एक्वस NaOH से आप रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा, यहाँ पर देख लो, सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। इसका रेट इक्वेशन अगर आपको लिखना पड़ेगा तो के यहाँ पे देखो, इथाइल एसीटेट का पावर 1 और NaOH इसके पावर 1 पे ये डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला आपने, 1 + 1 यानी 2। हमने बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा, यही अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। ये याद रखना, सोपनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, सोपनिफिकेशन यानी साबुन का बनना, सोपनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। यह सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो अप करता है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल और हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था एक बार का, H2 गैस Br2, ये भी गैसेस फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बन रहा है 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी गैस है। यहाँ ये लिख दिया था और लिखा था कि कौन सा यहाँ रेट इक्वेशन इसके लिए करेक्ट है। तो देखो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। H2 का पावर 1 और Br2 का पावर ½ पे ये डिपेंड करता है रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन का अगर आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं, इस रिएक्शन का अगर आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर यहाँ निकालना चाहते हैं तो 1 + ½ यानी 1.5, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका। तो इस तरह से फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी आपके निकलते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन में था वो ये था 3/2 यानी 1.5 नहीं, वो 3/2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमने बताया किस तरह प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले गए हैं और फिक्स एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं थ्योरेटिकली। क्लियर है? अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अब न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से किस तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं ये मैं बता रहा हूँ। ये सब इसके
कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो ध्यान से याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन 2x converted to x2, ठीक है। The rate of reaction becomes 27 time. The rate of reaction becomes 27 times. The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of x, देखो, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of x increases 3 times. The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of x, any reactant x, increases 3 times. Then calculate the order of reaction. Then calculate the order of reaction. देखो कह रहा है, for a reaction 2x converted to x2, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of x increases 3 times. Then calculate the order of reaction. क्लियर हो गया? इस रिएक्शन में अगर x का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, अगर x का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 27 गुना बढ़ जाता है। तो आप बताएं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, बना रहे हो? चलो बनाओ। चलिए हम आपको टाइम देते हैं थोड़ी देर, आप इसको जल्दी बनाएं, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? बनाइए। जल्दी बनाइए, फिर मैं आपको ये बताऊंगा।